हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचआर एजुकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोशल लेजिस्लेशंस एंड लेबर लेजिस्लेशंस, और जो भी फैक्टर्स है इन्फ्लुएंसिंग देम। आपका कोई इंटरनेशनल फैक्टर्स हो गया या फिर इंडियन लेवल पे जो भी सोशल लेजिस्लेशन और लेबर लेजिस्लेशन का जो भी फैक्टर्स इंडियन लेवल पे भी था, तो वो सारे फैक्टर्स भी इस वीडियो में इंक्लूड किया जाएगा। क्या क्या फैक्टर्स थे ये जो लेजिस्लेशन है इनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, इनको इनको बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल थे। ये वीडियो शॉर्ट रहने वाला है और इसमें उस सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए जाएंगे ताकि आपको बुक को दोबारा देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नाम है एस आर साहू और ये है मेरा फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, और ये टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे मैं डेली क्विज प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि आपका एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चंस वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और लेबर लॉ का और भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ मेरे चैनल पे है और आप उससे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके लेबर लॉ एमसीक्यू सर्च कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सोशल लेजिस्लेशन एंड लेबर लेजिस्लेशन एंड फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग देम। तो पहले हम देख लेते हैं कि सोशल लेजिस्लेशन क्या होता है और लेबर लेजिस्लेशन क्या होता है। तो सोशल लेजिस्लेशन, आपका सोशल लेजिस्लेशन इन इंडिया पर्टिकुलरली डील्स विथ एग्जिस्टिंग सोशल एविल्स एंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स और इंटरेस्ट्स ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड एंड लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो जो भी आपका एग्जिस्टिंग सोशल एविल्स है, जैसे कि आपका प्रीवियसली अगर कोई पास्ट में अगर कोई सोशल एविल्स, अगर कोई सांप्रदायिकता हो गया या फिर कोई भी आपका चाइल्ड मैरिज हो गया, ठीक है, तो ये सारे आपका सोशल एविल्स हैं। तो वो सारे रोकने के लिए जो भी आपका लॉ पास किया जाता है, या फिर कोई अंडर प्रिविलेज्ड या फिर एस सी एस टी एक्ट, जैसे कि आपका जो भी आपका लोअर लेवल का वर्कर हो गया कि लोअर लेवल के लोग हो गए, तो वो सब उनको उनका जो परेशानी है वो सब दूर करने के लिए, उनको जो ठीक तरीके से जो बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, उसको ठीक करने के लिए जो आपका लॉ सब लाया जाता है उसको हम सोशल लेजिस्लेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली आपका लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज़ के लिए है और जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनके लिए ये है। ठीक है, उनके उनका जो राइट्स एंड इंटरेस्ट जो उनका है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपका बनाया जाता है सोशल लेजिस्लेशन। तो आपका लेबर लेजिस्लेशन क्या होता है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ सोशल लेजिस्लेशन। तो लेबर लेजिस्लेशन भी आपका सोशल लेजिस्लेशन का एक फॉर्म भी होता है। ठीक है, दैट रिफर्स टू द लॉज फ्रेम्ड टू इम्प्रूव द कंडीशंस of the workers, to protect the rights of labor unions, to protect employers, and also to protect the public from possible excess in the on the part of organized labor। तो यहाँ पे लेबर लेजिस्लेशन क्या होता है? ये पर्टिकुलरली ये एक सोशल लेजिस्लेशन का एक पार्ट है। ठीक है, जो कि आपका वर्कर्स, लेबर यूनियंस और एम्प्लॉयर्स के रिलेटेड है। ये तीनों चीज़ के हिसाब से ये काम करता है। ये लेबर लेजिस्लेशन जो होता है ये तीनों चीज़ के बेसिक पर होता है। ठीक है, पहले तो हो गया आपका कंडीशंस ऑफ वर्कर्स, जो भी वर्किंग कंडीशंस होता है वर्कर्स का। तो पहले तो ये बहुत सारे एक्ट आने से पहले वर्किंग कंडीशन बहुत बुरा था वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो वो सारे वर्किंग कंडीशंस को सुधारने के लिए, उनको ठीक तरीके से काम देने के लिए ये आपका लेबर लेजिस्लेशन आपका लाया जाता है। ठीक है, तो ये एक हो गया। तो दूसरा हो गया प्रोटेक्ट एम्प्लॉयर्स। तो एम्प्लॉयर के राइट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए लेबर लेजिस्लेशन लाया जाता है, उनके लिए भी लेबर लेजिस्लेशन है। ठीक है, ऑल्सो प्रोटेक्ट द पब्लिक। तो पब्लिक को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी अगर पॉसिबल यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड लेबर का एक एक्सेस हो गया, तो ऑर्गेनाइज्ड लेबर को मैनेज करने के लिए कहीं पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया, कहीं पे एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट कहीं पे है, तो वो सब मैनेज करने के लिए वो तो पब्लिक के इंटरेस्ट में आ गया। तो वो सब आपका मैनेज करने के लिए आपका लेबर लेजिस्लेशन भी लाया जाता है। ठीक है, लेबर लॉज रिगार्ड इंडिविजुअल्स एज वर्कर्स वाइल सोशल लेजिस्लेशंस रिगार्ड देम एज सिटीजन्स। तो लेबर लॉ आपका कोई भी इंडिविजुअल हो गया वो उनको वर्कर के हिसाब से देखता है, और जो आपका सोशल लेजिस्लेशन है वो जितने भी इंडिविजुअल्स उनको अपने देश का सिटीजन हिसाब से देखता है, सोशल लेजिस्लेशन। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या यहाँ पे फैक्टर्स हैं, जो एक फैक्टर्स या फिर फोर्सेस जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं मॉडर्न सोशल एंड लेबर लेजिस्लेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। फर्स्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेंगे, देन इंडिया। तो यहाँ पे 6 फैक्टर्स यहाँ पे है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, पहले तो आपका हो गया अर्ली इंडस्ट्रियलिज्म, देन आपका राइज ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म,
then growth of political freedom and extension of franchise, then rise of socialist and revolutionary ideas, then growth of humanitarianism एंड सोशल वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस, देन आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका 6 फोर्सेस आपका है, जिसके कारण आपका कोई भी यहाँ पे सोशल और लेबर लेजिस्लेशन आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड में ग्लोबल बेसिस में ये 6 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हुए कोई भी एक्ट बना था। तो ये 6 फैक्टर्स को गौर से हम जानते हैं, ब्रीफ में हम जानेंगे अभी। फर्स्ट आपका हो गया अर्ली इंडस्ट्रियलिज्म। तो आपका जो पहले जो इंडस्ट्रियलिज्म हुआ था, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाया गया था, तो उस टाइम पे पर्टिकुलरली ये कैपिटलिस्ट सिस्टम उस टाइम पे चल रहा था, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उस टाइम पे जो होते थे, तो वो एक्सेसिव वर्क आवर्स वर्कर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा समय तक वर्कर को काम करना पड़ता था। पेमेंट ऑफ लो वेजेस, उनको बहुत कम वेजेस भी मिलता था, कभी कभी तो वेजेस मिलता भी नहीं था, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सनस इन डेंजरस और अनहाइजीनिक कंडीशंस। तो आपका यंग पर्सनस जो होते हैं, आपका 18 साल के अंदर का जो 18 साल से नीचे जो पर्सन होते हैं वो उनको हम यंग पर्सन बोलेंगे, जो कि आपका अडल्ट कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है। तो उनको डेंजरस या फिर अनहाइजीनिक वर्किंग कंडीशन में उनको काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। तो ये सब ज़्यादा दिन के लिए चल नहीं पाया, क्योंकि वर्कर में अपने आप में ये सबसे संतोष नहीं थे, ठीक है। वो सब सेटिस्फाइड नहीं थे, ये जो उनको बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में काम दिया जाता था और बहुत कम उनको सैलरी भी दिया जाता था, साथ वेजेस उनको दिया जाता था, और साथ ही साथ बहुत ही ख़राब वर्किंग कंडीशन में यंग पर्सन को भी यहाँ पे काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। तो वो लोग धीरे धीरे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। तो प्रोटेस्ट कौन किए? सोशल थिंकर्स और फिलैंथ्रोपिस्ट्स, ठीक है। तो उस टाइम पे वर्कर के पास तो ज़्यादा पावर नहीं था, तो बेसिकली जो सोशल थिंकर्स और फिलैंथ्रोपिस्ट थे वो लोग ये सब देख के प्रोटेस्ट करने के लिए चले गए, वो लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। तो उनके प्रोटेस्ट के ऊपर बेस करके कुछ रिफॉर्म्स और कुछ एक्ट्स उस टाइम पे लाया गया था, ठीक है। वर्कर्स के वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए उस टाइम कुछ रिफॉर्म्स और कुछ एक्ट लाया गया था। ये आपका अर्ली इंडस्ट्रियलिज्म के थ्रू ही हुआ था, क्योंकि इंडस्ट्रियलिज्म में आपका मजबूर कर दिया था वर्कर को प्रोटेस्ट करने के लिए, और वर्कर तो उनके पास तो पावर नहीं था उस टाइम पे। सोशल थिंकर्स और फिलैंथ्रोपिस्ट प्रोटेस्ट किए, और उनके प्रोटेस्ट के हिसाब से आपका कुछ एक्ट उस टाइम पे लाया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है राइज ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म। तो ट्रेड यूनियनिज्म ये भी आपका वही जो इंडस्ट्रियलिज्म जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था उस टाइम पे, तो उसी के बेस पे आपका ट्रेड यूनियन भी शुरू हो गए थे, क्योंकि ये जो सारे ख़राब कंडीशन में उनको वर्क मिलता था, कम वेजेस मिलता था, उसके हिसाब से वो धीरे धीरे यूनाइट करने लगे वर्कर्स। तो धीरे धीरे एक कुछ यूनियंस उनके हिसाब से बनाने लगे, ठीक है। तो वो यूनियन के बेस में जो ट्रेड यूनियनिज्म जो राइज किया, ठीक है, तो उनको रिप्रेजेंट करते थे वर्कर को, ये जो ट्रेड यूनियंस होते थे, ठीक है, ये वर्कर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो लोग क्या कि उनके थ्रू आपका अपना मांग पूरी करने के लिए खड़े हुए। तो ये सब आपका जो ट्रेड यूनियन होता था, ये वर्कर के लिए जो आवर्स ऑफ वर्क, ठीक है, जो आवर्स ऑफ वर्क या फिर कोई भी वर्कमेंस कंपेंसेशन हो गया, वर्कमेंस कंपेंसेशन, और उसके बाद जो सोशल सिक्योरिटी हो गया, या फिर कोई भी अगर कोई सेटलमेंट या फिर कोई इंडस्ट्रियल पीस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो गया, ये सब के केस में आपका ट्रेड यूनियन आपका हेल्प किए वर्कर को, ठीक है। तो इनके कारण भी कुछ एक्ट उस टाइम पे बना था ये सब के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका था ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम एंड एक्सटेंशन ऑफ फ्रेंचाइजी। तो ये जो वर्किंग क्लास थे वो धीरे धीरे रिप्रेजेंट करने लगे, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने लगे, वो धीरे धीरे स्टेट लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट किए, क्योंकि उनका ज़्यादा जो हायर थिंकिंग था वो जो फुलफिल नहीं हो पा रहा था, तो वो धीरे धीरे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अपने बढ़ाने लगे। तो ये जो लेजिस्लेशन में वो लोग उनके पास पावर आना था, क्योंकि वो लोग उस टाइम पे समझ गए थे कि पॉलिटिकल पावर आने से हम कुछ एक्ट बना सकते हैं जो कि आप अपना वर्कर सेक्शन को वो बेनिफिट देगा, ठीक है। तो ये लेजिस्लेशन में आने के बाद जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कुछ अपना पॉलिटिकल पावर यूज़ करके कुछ वेरियस लॉज बनाए, ठीक है, और अपना पार्टी भी बना लिए वो उस टाइम पे, लेबर पार्टीज, ठीक है। तो उनके पास जो पॉलिटिकल पावर था उसके थ्रू ये कुछ नया नया अमेंडमेंट, नया नया एक्ट वो लोग बनाने लगे, ठीक है, जो कि आपका वर्किंग क्लास को बेसिकली बेनिफिट दिया जाता था उस एक्ट के थ्रू।
देन आपका आता है राइज ऑफ सोशलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी आइडियाज़। तो रिवोल्यूशन उस टाइम पे कुछ आइडियोलॉजिस्ट भी थे, वो जो आपका फिलैंथ्रोपिस्ट हो गए, या फिर आपका जो कार्ल मार्क्स, ये एक आइडियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। उनका कुछ आइडियाज़ उस टाइम काम करता था कि, तो वो जानते थे कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम का, इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है कैपिटलिस्ट, उनको कुछ पर्टिकुलर पावर उनके पास होता है, ठीक है। पावरफुल लोग उनको चला लेते हैं। एक इंडस्ट्री जो होता है वो कुछ लिमिटेड लोगों के पास पावर होता है, उनको कैपिटलिस्ट बोलते हैं। उनके पास ज़्यादा मनी होता है, उनके पास पावर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं, जो लेबर होते हैं उनको वो एक्सप्लॉइट करते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम लेबर को एक्सप्लॉइट करने के लिए ही बनाया जाता था। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के थ्रू लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो ये इस कैपिटलिस्ट लेबर सिस्टम को अबोलिश करने के लिए कार्ल मार्क्स उस टाइम पे अपना व्यू दिए कि ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है, ये अगर ओवरथ्रो किया जाता है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे लेबर को मिलेगा, ठीक है। तो उनके साथ साथ और भी कुछ थे उस टाइम पे। फैबियन सोसाइटी इंग्लैंड का, सोशलिस्ट पार्टीज़ या फिर कम्युनिस्ट पार्टीज़ भी उस टाइम पे अपना जो दबदबा था उस टाइम पे वो लोग शुरू किए। उस टाइम पे ये भी सब गठन हो गए, ये सब कंस्ट्रक्ट हो गए, ये तीनों। तो ये सब अपना कुछ प्रोग्रेसिव लेबर लेजिस्लेशन के बनाने का कारण ये सब बन गए। उनके हिसाब से कुछ प्रेशर उस टाइम पे डाला गया, जो कैपिटलिस्ट होते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, उनके ऊपर ये सारे जो सोसाइटीज़ या फिर पार्टीज़ नए नए बने, वो सब इनके ऊपर प्रेशर डालने लगे, क्योंकि इनके पास पावर होता था, वर्किंग क्लास का पावर, ठीक है। बहुत सारे वर्किंग क्लास इनके पास जुट गए, क्योंकि उस टाइम पे तो ज़्यादा लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, बहुत कम लोगों के पास पैसा था, और बहुत ज़्यादा लोग उस टाइम पे गरीब थे, गरीबी में जी रहे थे, जो कि आपका वर्किंग क्लास बेसिकली थे। तो उनका वोटिंग कैपेसिटी था उस टाइम पे, तो उसको वो यूज़ करके यहाँ पे प्रोग्रेसिव लेबर लेजिस्लेशन बनाने के लिए मजबूर किए, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। तो फिफ्थ में आपका है ग्रोथ ऑफ ह्यूमैनिटेरियनिज्म एंड सोशल एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमैनिटेरियनिज्म एंड सोशल वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस। तो यहाँ पे क्या होता था, तो यहाँ पे भी फिलैंथ्रोपिस्ट और सोशल रिफॉर्मर्स का काम था, जैसे कि आपका जोसेफ ह्यूम, ठीक है, और कोई और भी एक था फ्रांसिस प्लेस। तो ये सब उस टाइम पे फिलैंथ्रोपिस्ट और ह्यूमैनिटेरियन थे, जो कि आपका वर्कर्स के हित में वो लोग सोचते थे, ठीक है। तो उनका जो मूवमेंट था, एक आपका सोशल रिफॉर्म, दूसरा सोशल चेंज और सोशल रिफॉर्म्स। तो जो भी उस टाइम पे सोसाइटी में गलत चीज़ें होता था, उस सबको ये विरोध करते थे, उस सबको अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते थे। तो उसके हिसाब से इनका एक प्रेशर, अलग सा एक प्रेशर बनता था, उसके हिसाब से भी कुछ एक्ट उस टाइम पे लाया गया इनके प्रेशर के हिसाब से। तो नेक्स्ट आपका है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंटरनेशनल एक सुप्रीम बॉडी है, जो कि आपका लेबरर्स के लिए बहुत सारे लॉज बनाता है। तो इंडिया भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। ये आपका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1990 में, ठीक है। तो इंडिया भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर है, जो आपका एक परमानेंट बॉडी भी है इसका, ठीक है। तो इसका दो जो मेन अहम पॉइंट था, उसके हिसाब से बहुत सारे लेबर लॉज बनाए गए थे। तो ये 2 पॉइंट है, लेबर इज़ नॉट ए कमोडिटी, पॉवर्टी एनीवेयर कॉन्स्टिट्यूट्स डेंजर टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। तो लेबर को एक कमोडिटी के हिसाब से देखना मना है, और पॉवर्टी, अगर गरीबी कहीं भी कोई भी छोटी सी जगह में अगर गरीबी हो, तो उसके हिसाब से उसके आसपास बहुत सारी जगह में जो प्रॉस्पेरिटी को ये बाधा पहुंचता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट के हिसाब से बहुत सारे लॉज लेबरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ILO के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल बेसिस में, जो कि आपका फोर्सेस हैं, जो कि आपका फैक्टर्स है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल और लेबर रिफॉर्म्स लाने के लिए, लेबर लॉज लाने के लिए। तो इंडिया में क्या क्या फैक्टर्स हैं? इंडिया में बेसिकली 3 फैक्टर्स काम करते हैं। एक आपका हो गया इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलोनियल रूल, देन आपका स्ट्रगल फॉर नेशनल इमेंसिपेशन एंड द अडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950, देन आपका आता है द आर्काइक आइडियाज ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम। तो ये तीनों क्या है, ब्रीफ में जानते हैं। तो कॉलोनियल रूल क्या होता है, इसके थ्रू कैसे जो इंडिया में लेबर मूवमेंट हुआ लेबर लेजिस्लेशन के लिए, इसके थ्रू कैसे आगे बढ़ा। तो कॉलोनियल रूल ये एक ब्रिटिश गवर्नमेंट जब ब्रिटिश हमको रूल करता था, तो उस टाइम पे वो कॉलोनियल रूल के हिसाब से वो लोग हमको रूल करते थे कॉलोनी बना के।
तो उनका जो मेन मोटिव था, उनका अपना जो कैपिटल्स था, ब्रिटिश कैपिटल्स, उसको वो प्रोटेक्ट करने के लिए उनका बेसिक इंटरेस्ट था। तो हमारा जो लेबर था, हमारा जो वर्किंग क्लास था, वर्किंग सेक्शन था, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कोई भी अहम स्टेप नहीं उठाते थे उस टाइम पे। ठीक है। तो वर्कर्स के बीच में एक गुस्सा सा आ गया उसको लेके, वो भी एक था। और जो अर्ली फैक्ट्रीज एक्ट सब बना था उस टाइम पे, तो अर्ली फैक्ट्री एंड लेबर लेजिस्लेशन जो बना था उस टाइम पे, तो उसमें क्या किया गया था, उसमें पर्टिकुलरली फॉरेन इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, पर्टिकुलरली जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस रखे गए थे। पर इंडिया के जो वर्किंग क्लास होते हैं, उस टाइम पे तो हम लोग बहुत पुअर थे, तो वर्किंग क्लास के हिसाब से काम कराते थे हमको, तो उनका प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे कुछ भी प्रोविजंस ऐसा नहीं था। तो वो भी आपका एक कारण बना आगे जाके, जो कि आपका फास्ट फैक्ट्रीज एक्ट के रूप में, जो प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन इंडिया का बना, फास्ट फैक्ट्रीज एक्ट का मेकिंग मैंने आपको फैक्ट्रीज एक्ट में ब्रीफली दे दिया है। फिर भी यहाँ पे और एक बार बताना चाहता हूँ कि फास्ट फैक्ट्रीज एक्ट आपका आया था 1888 में। तो ये कैसा आया था, उस टाइम पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो करता था और ग्रो कर रहा था। और जो इंग्लैंड में जो ब्रिटेन में जो होते थे टेक्सटाइल वर्कर्स, आपका ब्रिटेन में फेमस टेक्सटाइल हब था उस टाइम पे लैंकाशायर। तो लैंकाशायर को भी इंडिया का जो टेक्सटाइल मार्केट था वो बहुत कड़ी टक्कर देता था, तो लैंकाशायर भी उसके हिसाब से पीछे पड़ गया उस टाइम पे। तो लैंकाशायर में जो मैन्युफैक्चरर्स थे टेक्सटाइल का, वो लोग क्या किए, वो लोग उसका कारण ढूंढने लगे। तो वो लोग देखने लगे कि इंडिया में चीप लेबर मिलता है। ठीक है। तो लेबरर को अच्छे वर्किंग कंडीशन में काम नहीं दिया जाता, बहुत बुरे वर्किंग कंडीशन में, और सस्ता लेबर इंडिया में मिलता है, बहुत कम पैसे में उनको काम दिया जाता है। उसी हिसाब से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा लाभ उठा रहा था और बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था। तो वो लोग क्या किए, इंडिया में कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट भी उसके अगेंस्ट उस टाइम भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वो भी इसका उनको एक पुश दिया कि इंडिया में फैक्ट्रीज एक्ट लाया जाए, ताकि उनका जो बेसिक वेजेस है, उनको एक पर्टिकुलर सैलरी मिले, अच्छे वर्किंग कंडीशन में उनको काम मिले। तो ये जो लैंकाशायर मैन्युफैक्चरर्स और इंडिया में जो फिलैंथ्रोपिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट थे, उनके उनके थ्रू में आपका फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट आपका 1808 में बना, जो कि आपका फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन था इंडिया का। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट। उसके बाद आपका सेकंड आपका आता है स्ट्रगल फॉर नेशनल इमेंसिपेशन, द अडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। तो आपका जो आपका इंडिया में 1947 में आपका फ्रीडम हुआ था हमारा, तो उससे पहले जो वर्किंग ग्रुप होते हैं, जो पीजेंट्स या फिर वर्कर्स या फिर किसन्स या फिर जो भी आपका डाउनवर्ड सेक्शंस जो भी आपका होता है, उस टाइम पे बैकवर्ड क्लासेस को अनटचेबल्स भी बोलते थे उस टाइम पे। तो ये बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ किया जाता था। तो उनका एक आशा था कि उनका एक ड्रीम था कि हम अगर इंडिपेंडेंस होता है हमारा देश, तो वो सारे हमको कुछ लॉ बनाए जाएंगे जिसके थ्रू हमको प्रोटेक्शन मिलेगा, ये सारे डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हमको एक प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है। जो भी उस टाइम पे लीडर्स हुआ करते थे, वो अपना टायरलेस इफर्ट्स के थ्रू और अपना जो 1929 में जो रॉयल कमीशन ऑन लेबर भी बना, तो उसका भी इन्फ्लुएंस था कि इंडिया में कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन लाया जाए जो कि वर्किंग क्लास को प्रोटेक्ट करे। तो जो इंडिया में उस टाइम पे ट्रेड यूनियन भी ग्रो करने लगा था, तो उसके हिसाब से प्रेशर बना के एक ट्रेड यूनियन एक्ट आपका लाया गया था 1926 में। तो उसके बाद रॉयल कमीशन ऑन लेबर बना 1929 में। तो उसका भी कोशिश यही था कि इंडिया में बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन लाया जाए जो कि आपका लेबर क्लास या फिर डाउनवर्ड जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको प्रोटेक्ट करे। ठीक है। तो लीडर्स भी बहुत सारे ट्राई किए, बहुत सारे लीडर्स डिबेट किए, अपना जो संसद होता है उसमें डिबेट किए, बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ। और एक कराची में एक सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो उसमें एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था कि उसको एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस मिला। ठीक है। जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ था, वो बेटर एंड जस्ट सोशल ऑर्डर पास करने के लिए, जो लेबर क्लास के लिए, वो उसको एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस उस टाइम पे मिला, जो कि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया गया 1950 में, उसमें बहुत सारे राइट्स लेबर क्लास के लिए बहुत सारे राइट्स उसमें दिया गया। तो ये भी एक सक्सेस था। तो ये जो स्ट्रगल फॉर नेशनल इमेंसिपेशन ये आपका पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस हुआ था जो रशियन में जो स्ट्रगल हुआ था उसके थ्रू ये इन्फ्लुएंस हुआ था
रसिया का जो इंडिपेंडेंस हुआ था, जो मूवमेंट हुआ था उसके थ्रू ये इन्फ्लुएंस हुआ था। तो रसिया में भी आपका वर्किंग क्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे चीज़ें उस टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है द आर्काइक आइडियाज़ ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम। तो इंडिया का जो सोशल सिस्टम है, इंडिया का जो सोसाइटी है, इसमें आपका बहुत सारे बिलीव्स, कस्टम्स और जो भी आपका सोशल प्रैक्टिसेस मिलेंगे जो कि आपका ओल्ड सिस्टम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो ओल्ड टाइम पे आपका वर्कर क्लास को तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनको बहुत ज़्यादा इंजस्टिस किया जाता था। ठीक है, तो बहुत सारा आपका एविल प्रैक्टिसेस उस टाइम पे किया जाता था उनके अगेंस्ट, सोशल एविल्स, उनको अनटचेबल्स बोला जाता था। तो इसको, ये जो आर्काइक आइडियाज़, ये आपका बहुत ही अगेंस्ट था वर्किंग क्लास का जो डेवलपमेंट है उसके अगेंस्ट ये आर्काइक आइडियाज़ था, तो उसको हटाना था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये सारे आइडियाज़ आपका मॉडर्न वेलफेयर स्टेट, जो कि आपका मॉडर्न स्टेट जब आपका इंडिपेंडेंट हुआ, तो ये सब आइडियाज़ को लेके हम लोग आगे नहीं जा सकते थे। जो कि आपका डाउरी सिस्टम हो गया, या फिर हालांकि डाउरी सिस्टम अभी भी आपका देश में मौजूद है। अगर आप अपने आसपास कहीं भी इसको देखते हैं तो ज़रूर विरोध कीजिए, क्योंकि इसके अगेंस्ट लॉ भी बन चुका है, कोई भी डाउरी नहीं ले सकता। ठीक है, तो डाउरी सिस्टम या फिर सप्रेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, कास्ट सिस्टम जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंडिया में चलता है। ठीक है, मैं इसका बहुत ज़्यादा विरोध करता हूँ कास्ट सिस्टम का। उस टाइम पे वो तो बहुत ज़्यादा चलता था। और अनटचेबिलिटी, हालांकि अनटचेबिलिटी अभी तक भी मौजूद है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा विलेजेस में भी जा चुका हूँ प्रोजेक्ट वर्क के लिए, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि अनटचेबल चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। ठीक है, तो वो हमारे एक सिविल सोसाइटी के लिए, लिटरेट सोसाइटी के लिए अनटचेबिलिटी या फिर बैकवर्ड क्लासेस को परेशान करना, ये सब ठीक नहीं है। या फिर डाउरी सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें हैं। ठीक है, जो कि हमको अवॉइड करके आगे जाना चाहिए। तो उस टाइम पे ये बहुत ही एक्सेस के रूप में होता था। या फिर देवदासी सिस्टम एक था उस टाइम पे। तो वो देवदासी क्या होता था, एक जो शादी जो करता था, ठीक है, एक लड़की के साथ उसके ससुराल में एक दासी जाता था, वो सारे काम उसका करता था ससुराल में जाके। ठीक है, तो वो परमानेंटली उसके साथ ही जाता था एक नौकर के रूप में। तो वो सारे चीज़ें ठीक नहीं था, तो वो सबको पीछे छोड़ के आगे जाना था। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स उस टाइम पे अटेंशन, आपका स्टेट में उस सारे प्रॉब्लम्स को अटेंशन दिया गया, तो उसके अगेंस्ट बहुत सारे लॉज बनाया गया ये सारे सिस्टम को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, ये आपका हो गया द आर्काइक आइडियाज़ ऑफ द इंडियन सोशल सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इसमें मैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ताकि आपको बुक दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था इस बुक पे मैंने कवर कर लिया। ठीक है, जो भी फैक्टर्स आपका रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल लेवल में आपका लेबर लेजिस्लेशन लाने के लिए, या फिर हमारे देश में भी लेबर लॉज लाने के लिए जो भी फैक्टर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। खुश रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद, जय भारत।